नमस्कार। डीएलएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड सेमेस्टर के सोशल स्टडी पे में हम वातावरण, वायुमंडल का संगठन तथा संरचना विषय पे बातचीत करेंगे। अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग मनाए। तो पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और पर्यावरण के अंदर जितने भी संगठक हैं वो कितने हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं इस पृथ्वी के जीवन यापन के लिए, पृथ्वी के जीवन के लिए, इस पे हम प्रकाश डालेंगे। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है कि क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है? हम लोग दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं, कई बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस लगभग प्रत्येक सेकंड लेते हैं। जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। मनुष्य जैसे कुछ जीव बिना भोजन और पानी के लिए कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना संभव नहीं। यही कारण है कि हमें वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है और यह पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए एक एनवलप के रूप में, पृथ्वी की एनवलप के रूप में हमारा वायुमंडल है। इसमें मनुष्यों, जीव जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें, ऑक्सीजन, पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है और इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही स्थित है। वायु रंगहीन, गंधहीन होती है तथा जब यह पवन की तरह बहती है और तभी हम इसे महसूस करते हैं। अब हम बात करेंगे कि वायुमंडल का संगठन क्या है। वायुमंडल किन किन चीजों से मिलकर के बना है? वायुमंडल गैस, जलवाष्प, धूल के कणों से मिलकर बना है। वायुमंडल की ऊपरी परत में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है, जैसे 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी गैसें जो है हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, उनका क्या प्रतिशत है। जैसे हम कार्बन गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह सौर विकिरण के जो सोलर रेडिएशन होता है, सौर विकिरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्तरदायी गैस है। और हम सभी जानते हैं कि आज जो पृथ्वी का वातावरण का जो तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे दुष्प्रभावों की चर्चा आए दिन होती रहती है विभिन्न मंचों से। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेडिएशन के लिए पारदर्शी, लेकिन जो पृथ्वी से रेडिएशन होता है वापस, उसको जो पार्थिव विकिरण होता है उसके लिए वो अपारदर्शी, मतलब उसको पृथ्वी से जो रेडिएशन वापस जाता है उसको वो ट्रैप कर लेती है, रोक लेती है और यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है। इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर फिर वापस प्रतिबिंबित कर देती है। इसी पूरे प्रभाव को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। दूसरी गैसों का आयतन स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई पूरे विश्व में, तो उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी वातावरण में, और आज उस इतने लंबे 200-250-300 सालों में काफी मात्रा जो है कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी वातावरण में गई है। और इसके जो प्रमुख कारक हैं, जो जीवाश्म ईंधन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, गैसेज हैं, और इसका एक प्रमुख कारण जो है सब जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन, वनों का जो कटाई व्यापक पैमाने पे हुआ पूरी दुनिया में, और उसके वजह से जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को से उनको अपना भोजन बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा।
तो अगर पौधों की संख्या, पेड़ों की संख्या कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जाके मिलेगी और फिर वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को और बढ़ाएगी और पृथ्वी का जो तापमान बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जिसको हम जानते हैं, और उसके क्या के बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, दुष्प्रभावों पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद एक ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है, जो पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। और ओजोन के बारे में भी सब जानते हैं कि यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है। सूर्य से निकलने वाली जो परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट वेव्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। तो ओजोन ओजोन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे वातावरण को शुद्ध और स्वस्थ बनाने में। ओजोन से रिलेटेड जो कुछ बातें हैं उसको उस पर हम थोड़ा सा और प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 1985 में इन वैज्ञानिकों के दल ने, जिसमें प्रमुख नाम जो है जोए फार्मा, ब्रेन गार्डिनर और जोनाथन साइकिलिंग, इन लोगों ने अपने अध्ययन में ये पाया कि साउथ पोल में, जो एंटार्क्टिका रीजन में ओजोन लेयर में डिप्लीशन पाया जा रहा है। मतलब ओजोन की जो परत है वो दरक रही, पतली हो रही, और छेद भी उन्होंने उसको होल, ओजोन होल भी उन्होंने खोजा। उसके बाद 1987 में इस विषय पर पूरी दुनिया में बहुत ही व्यापक बहस हुई, जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। इसमें दुनिया के बहुत सारे प्रतिनिधियों ने मिलकर के इस विषय पर चर्चा की। ओजोन होल में डिप्लीशन हो रहा है, उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, उसके दुष्प्रभावों को लोगों ने अध्ययन किया। जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, स्किन के कैंसर हैं, वनस्पतियों में बहुत सारे दुष्प्रभाव देखने को मिले, जलमंडल, जीवमंडल, ये सब में इसके दुष्प्रभाव का अध्ययन किया। फिर 1989 में इस संधि को रेक्टिफाई किया गया और ये तय किया गया कि ओजोन का जो उत्पादन अभी है कम करें। तीसरा महत्वपूर्ण जो कंपोजिशन है, जिसको हम जल वाष्प के रूप में जानते हैं, तो पहला गैस है, दूसरा जल वाष्प है। जल वाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है, और इस जो आर्द्रता, जो जल वाष्प से सामान्य जो तात्पर्य है कि जो ह्यूमिडिटी, और ये प्रमुख रूप से जो गर्म और आपको आर्द्र उष्ण कटिबंध में है, ये हवा के आयतन का 4% होती है। यानी कि जो गर्म और आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पे ह्यूमिडिटी या जल वाष्प की मात्रा ज्यादा है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे और रेगिस्तानों में जाते हैं, वहां पे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन का 1% भाग से भी कम है। विषुवत से ध्रुव की तरफ जल वाष्प की मात्रा कम होती जाती है। यह सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भागों को अवशोषित करती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। जो रिवर्स टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होता है, जो पृथ्वी से जो रेडिएशन हो रहा है, उसको वाष्प जो है ट्रैप करती है। इस प्रकार यह एक कंबल की तरह कार्य करती है। जो पृथ्वी से वापस जो टेम्परेचर गया उसको ये ट्रैप कर करके और एक पूरे पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने का काम करती है, कंबल की। और पृथ्वी को न इसके वजह से पृथ्वी अधिक न गर्म होती है और न ही अधिक ठंडा होने देती है। जल वाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। और भी इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जो हम अगर क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट में वाटर वेपर्स का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो बहुत सारी जो हमारी गतिविधियां होती हैं क्लाइमेट की, उसमें एक मेजर कंपोनेंट के रूप में हम जल वाष्प के रूप में जानते हैं। तीसरा जो कण है, तीसरा जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है एटमॉस्फेयर का, वो है धूल के कण। वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। ये छोटे कण विभिन्न स्रोत जैसे समुद्री नमक, सॉल्ट जो है, महीन मिट्टी के धुएं, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल और उल्का पिंडों के रूप में कण में निकलते हैं। और इस धूल के कण को हम आसानी से अपने एक छोटे से प्रयोग में या घरों में हम सब देखते हैं कि अगर खिड़की खुली होती है
सूर्य की रोशनी आती है और उस लाइट बीम के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल तैरते हुए दिखते हैं, सस्पेंशन की अवस्था में वो रहते हैं। और धूल कण प्राय जो है वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनी वायु प्रवाह इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जा सकता है। हवा के प्रभाव से ये वातावरण के ऊपरी सतह पर भी जाते हैं। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव जो है, अगर हम देखें तो उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों की सूखी हवा के कारण होता है, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होते हैं। धूल और नमक के कण जो है आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जल वाष्प संघनित होकर के बादलों का निर्माण करता है। तो वातावरण में जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो डस्ट पार्टिकल है, इनका बहुत ही बड़ा पॉजिटिव रोल है बादलों के निर्माण में। जो कंडेंसेशन होता है, जो ये एक ह्यूमिडिटी को आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह डेवलप होते हैं और इनके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर के बादलों का निर्माण करते हैं और फिर बादलों से हमें बारिश होती है और पानी मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसका जो संरचना है, वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल अलग अलग घनत्व, तापमान, विभिन्न परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह के पास का जो वायुमंडल है उसका घनत्व तो अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को बेस्ड ऑन टेम्परेचर हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। ये सब पहला जो है वो क्षोभ मंडल है, जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा वायुमंडल और पांचवा बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल और समताप मंडल ही बहुत महत्वपूर्ण, जिनकी मानव जीवन की गतिविधियों में इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ये वायुमंडल के सबसे निचले स्तर पे होता है। जो अगर पृथ्वी की सतह से एक सर्टेन दूरी के में जो हमारा वातावरण है, वायुमंडल है, उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। और इसकी सतह से ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है और यह ध्रुव के निकट, ये अलग अलग जगहों पे पृथ्वी के इनकी ऊंचाई अलग अलग। ध्रुव के निकट जैसा कि हम जानते हैं कि 8 किलोमीटर और विषुवत वृत्त पर यह 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है, क्योंकि तेज प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। इस संस्तर में धूल कण का जलवाष्प मौजूद होता है। मौसम में परिवर्तन इसी संस्तर में होता है और इस संस्तर में जो, जैसा कि हमने कहा कि जो वातावरण में जो वायुमंडल के अंदर जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, और ये क्लाइमेट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर है ट्रोपोस्फियर। और यहाँ पे एक जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान जो है घटता जाता है। इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जानते हैं। और ये प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जो तापमान जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण स्तर है, जैसा कि हम जानते हैं। क्षोभ मंडल और सप्ताप मंडल को अलग करने के लिए एक क्षोभ सीमा, इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है जिसको हम सप्ताप मंडल कहते हैं, तो उसके बीच में एक ट्रोपोपॉज क्षोभ सीमा है, वो इन दोनों को डिवाइड करती है। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान हम देखें तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड और ध्रुव के ऊपर जो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है, इसमें ओजोन परत पाई जाती है और यह परत पराबैंगनी किरणों के लिए को अवशोषित करके पृथ्वी को ऊर्जा से
ऊर्जा के तीव्र और हानिकारक तत्वों से बचाती है। ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है, समताप मंडल, यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है। और जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि ओजोन के डिप्लीशन से क्या क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं और ये क्यों ये लेयर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद मध्यमंडल ताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मध्यमंडल की ऊपरी परत को वायु मध्यमंडल की जो ऊपरी परत है उसको हम मध्य सीमा कहते हैं। दोनों के बीच में जो डिफरेंशिएट जो एक पॉज के रूप में काम करती है। आयन मंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 से 40 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं और इसके लिए आयन मंडल के नाम, इसीलिए इसको आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई जो रेडियो तरंगे होती हैं इस संस्तर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती है। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। इसके बाद जो इस लेयर के बाद तापमान का में बढ़ना शुरू हो जाता है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर जो वायुमंडल के ऊपर स्थित होता है उसे बहिर्मंडल कहते हैं। यह सबसे ऊंचा संस्तर है और इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस संस्तर में मौजूद सभी घटक जो हैं विरल हैं और धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। यद्यपि वायुमंडल के सभी संस्तर हमें प्रभावित करते हैं, फिर भी बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने वायुमंडल के पहले 2 संस्तरों का ही अध्ययन किया और इससे जुड़ी हुई जो हमारे बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही वातावरण में, जो हमारे वायुमंडल में हमारे वातावरण के लिए वो कंपोनेंट्स हैं, जैसे तापमान, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल और वर्षण, वायुमंडल के महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट हैं, इनको भी ये सारी चीजें जो हैं रेगुलेट कैसे होती हैं, इनके कंपोनेंट्स क्या हैं, कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, इसको हम विस्तृत रूप से समझेंगे। अभी हमने जैसे कंपोजिशन की बात की, उस कंपोजिशन में अभी एक महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, गैसों क्या कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश करेंगे। प्रमुख रूप से नाइट्रोजन गैस जो है वो 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण वायुमंडल में 21% है। इन दोनों का जो ये 99% होती है। रेस्ट जो 1% में जो गैसेस हैं वो हैं आर्गन है 0.93%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आती है 0.3% है। उसके बाद नियान है, हीलियम है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, क्रिप्टन है, जेनान है और मेथेन है। ये सारी गैसेस जो हैं मिलके गैसेस के अंदर जो संगठन है वायुमंडल में, ये इन सारी गैसेस मिलकर के हमारा वायुमंडल में गैस को बनाती है। अब हम बात करेंगे कि जो हमने ये से कौन क्या क्या जो प्रश्नों के उत्तर को हम आसानी से इस पूरे विषय में जो हमने अभी चर्चा की उसमें कौन कौन से प्रश्न को हम एड्रेस कर सकते हैं। जो आपके कंपटीशन से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे आते होंगे जो वायुमंडल और उसकी संरचना से जुड़ी हुई होती है। जैसे अगर हम बात करें तो कौन गैस से जुड़ी हुई जो सवाल है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस मौजूद है। अगर इसको हम एक होमवर्क के रूप में या टास्क के रूप में आपको दें और आगे इस पे आप अध्ययन सोचिए, प्रश्नों के उत्तर को खोजिए कि कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर ऑप्शन के रूप में आपको दें, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन। दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ एक और हो सकता है, वायुमंडल परत को मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण
वायुमंडल परत जो मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सी ऐसी परत है जिन चार या 5 परतों के बारे में आपसे बात की, उसमें से कौन ऐसा परत है जो इम्पोर्टेंट है मानव जीवन के लिए? समताप मंडल, मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? ये 4 ऑप्शंस आपके पास है। इसमें से सोच के आप अपने जो भी उत्तर सबमिट करेंगे उसमें आप बताएंगे। समुद्री नमक, तो तीसरा सवाल जो है, समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं और कालीमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित? गैस, जलवाष्प, धूल के कण, उल्कापात, ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। और निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर, जो चौथा सवाल है उससे आप उत्तर खोजिएगा कि निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। ये 4 ऑप्शंस इसमें से आपको अपने उत्तर खोजने। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी? निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है और पार्थिव विकिरण, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, पृथ्वी से जो विकिरण होता है, उसके लिए अपारदर्शी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार बहुत कुछ सवालों के उत्तर आप असाइनमेंट के रूप में तैयार करिए, इसको सबमिट करिए अपने कंसर्निंग डाइट्स में। जैसे कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं कि वायुमंडल से आप क्या समझते हैं, वायुमंडल का क्या महत्व है, वायुमंडल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इस तरह के कुछ सवाल जो हैं इसके उत्तर आप खोजिए। मौसम एवं जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनसे हमारा मौसम, क्लाइमेट परिवर्तित और महत्वपूर्ण कारक हैं जो हमारे इन चीजों को प्रभावित करते हैं। वायुमंडल की संरचना के बारे में आप लिखें। वायुमंडल की जो स्ट्रक्चर है, जो जितनी लेयर्स हैं, उनके बारे में आप लिखिए, उसके चित्र बनाइए। वायुमंडल के सभी संस्त्रों में क्षोभ मंडल, जो ट्रोपोस्फियर जिसको कहते हैं, सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? जितनी भी लेयर हमने पढ़ा उसमें अभी हमने चर्चा भी की कि ये जीवन के लिए या मानव के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर आप खोजिए। इसी तरह से कुछ और भी सवाल आप लिख सकते हैं। जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो है, संगठन कौन कौन से हैं, कौन कौन सी गैसेज हैं, उनका कंपोजिशन कितना है, इसके बारे में भी आप लिखें, अध्ययन करें। तो ये आपको आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत लाभदायक होगी। वायुमंडल की संरचना का चित्र भी बना करके उसको व्याख्या कर सकते हैं। बहुत सारी किताबों में जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें उनके चित्र भी दिए हुए हैं, उन चित्रों का अध्ययन करिए और बनाइए। तो अभी हमने ये एक तरह से वातावरण, जो वायुमंडल के कंपोनेंट्स क्या हैं, उसकी संरचना क्या है, वातावरण में जो हमारा वायुमंडल है, उस वायुमंडल में जो कंपोनेंट्स हैं, और ये किस तरह से हमारे जीवन को, पृथ्वी के जीवन यापन को, जीवमंडल को, जैवमंडल को कैसे प्रभावित करते हैं, इस पर हम आगे और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।